अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 6 का टॉपिक देखेंगे, डायनामिक इक्विलिब्रियम। अच्छा, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है वो पॉइंट या वो हालत जहाँ पे जितने रिएक्टेंट्स हैं किसी रिएक्शन में उतने प्रोडक्ट्स हों, इक्वल अमाउंट में हो। कि जितने अगर कहीं पे किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट्स हैं जो अमल करके प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, उतने ही प्रोडक्ट्स छोड़ के आपको रिएक्टेंट्स दे रहे हो। डायनामिक का मतलब होता है मूव करता रहे, चलता रहे, कि ये मुसलसल अमल हो रहा हो, मूव कर रहा हो, कि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में बदल रहे हो, प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में बदल रहे हो। तो उस हालत को आप डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। अच्छा, इस वर्ड का मतलब मीनिंग मजीद क्लियर हो जाएगा जब हम लोग ये सारी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। कहते हैं हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन कब शुरू होता है? जब रिएक्टेंट्स को आपस में मिलाया जाता है तो रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ आगे की सिमत में चल रहा होता है, फॉरवर्ड सिमत में चल रहा होता है। लेकिन जैसे ही रिएक्शन चलना शुरू हो जाता है तो कुछ टाइम बाद जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी आपको रिएक्टेंट्स देना शुरू हो जाते हैं, मतलब वो बैकवर्ड डायरेक्शन में भी आना शुरू हो जाता है, रिवर्स सिमत में भी चलना शुरू हो जाता है। इससे रिलेटेड हमने ना प्रीवियस लेक्चर में भी ये एक एग्जांपल ली थी। फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट है। स्टार्टिंग में सिर्फ मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट है जो रिएक्टेंट है। आप क्या करते हो, इसको हीट एनर्जी देते हो तो ये आपके पास प्रोडक्ट देना शुरू कर देता है, आपको कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड देना शुरू कर देता है। तो स्टार्टिंग में ये रिएक्शन सिर्फ आगे की तरफ चल रहा होता है, लेकिन एक दफा जब मेरे पास प्रोडक्ट्स आना शुरू हो जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड आना शुरू हो जाता है, तो ये दोनों आपस में कंबाइन होकर दोबारा रिएक्टेंट्स भी देना शुरू कर देते हैं। तो स्टार्टिंग में तो इसको हीट अप करवाने से ये सिर्फ प्रोडक्ट दे रहा था, लेकिन एक दफ़ा आपके पास प्रोडक्ट आना शुरू हो गए तो वो भी आपस में कंबाइन होके आपको रिएक्टेंट देना शुरू कर देते हैं। तो कहते हैं ये फिर बैकवर्ड रिएक्शन में भी आना शुरू हो जाता है। तो आपके पास कहते हैं ऐसा रिएक्शन जो दोनों सिमतों में चलेगा, कि और वहां पे क्या होगा, जितना वो आगे की तरफ चल रहा होगा उतना ही वो पीछे की तरफ चल रहा हो। तो हम कहते हैं जितने रिएक्टेंट्स आपके पास मिल के प्रोडक्ट्स दे रहे होंगे, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे होंगे, उतने ही अगर आपके पास प्रोडक्ट्स के मॉलिक्यूल है वो टूट के या वो कंबाइन होके आपको रिएक्टेंट्स दें, तो हम कहते हैं आपके पास जितनी स्पीड के साथ वो आगे की तरफ रिएक्शन आ रहा होगा उतनी स्पीड के साथ वो पीछे की तरफ आ रहा होगा। मतलब जितने रिएक्टेंट्स अगर प्रोडक्ट्स दे रहे हैं उतने प्रोडक्ट्स आपको रिएक्टेंट्स दे, तो हम कहते हैं वो हालत कौन सी होगी? वो केमिकल इक्विलिब्रियम की होगी। ठीक है, कि दोनों एक ही जितने मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे पास रिएक्ट कर रहे हो, कि अगर आपके पास जितने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में बदल रहे हैं उतने ही प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्टेंट्स में आते जाए। तो जितना ये रिएक्शन आगे की तरफ चल रहा है अगर उतनी ही स्पीड के साथ वो पीछे की तरफ आए, मतलब अगर 5 हमारे पास रिएक्टेड मॉलिक्यूल्स कंबाइन होके रिएक्शन करके आपके पास 5 प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो 5 प्रोडक्ट आपको पास दोबारा रिएक्टेंट देना शुरू कर दें। तो जितनी स्पीड के साथ ये आगे की तरफ चल रहा है उतनी पीछे की तरफ बैकवर्ड में चला जाए, तो हम कहते हैं फिर ये हमारे पास क्या होगा? ये हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम होगा। कि आपके पास जितने मॉलिक्यूल्स है, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स की तादाद जितनी कम होगी, मतलब जितने वो प्रोडक्ट देंगे उतने ही मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट के वापस आना उसको लेके आएंगे, रिएक्टेंट्स देना शुरू कर देंगे। तो कहते हैं उसको हमारे पास वो केमिकल इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, अब कहते हैं जो केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब ये नहीं कि रिएक्शन बिल्कुल बंद हो गया, रिएक्शन सीज हो गया, खत्म हो गया। रिएक्शन तो यहाँ पे चल रहा है, प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में जा रहे हैं, प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में जा रहे हैं। मतलब हमारे पास क्या है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये गर्म होके आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड दे रहा है, और ये दोनों कंबाइन करके दोबारा ये दे रहे हैं। रिएक्शन तो चल रहा है, लेकिन सिर्फ फर्क ये है कि जितने मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट्स के प्रोडक्ट्स दे रहे हैं उतने ही प्रोडक्ट्स आपको पास दोबारा रिएक्टेंट दे रहे हैं, लेकिन चेंज हमारे पास नेट कोई फर्क नहीं पड़ रहा। रिएक्शन चल रहा है, दोनों सिमतों में चल रहा है, तो हम कहते हैं सिर्फ और सिर्फ क्या है, दोनों के रेट्स बराबर है, कि जितने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स देंगे उतने ही प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स देंगे। तो मतलब क्या है, दोनों सिमतों में चलने की स्पीड या चलने के रेट्स एक जितने हैं। तो हम कहते हैं ये हमारे पास रिएक्शन को आप नाम क्या देते हो? डायनामिक इक्विलिब्रियम। के दोनों की मिकदार तो बराबर है, मतलब जितने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में जा रहे हैं उतने ही प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ये रिएक्शन मूव कर रहा है, ये स्टॉप नहीं हुआ। तो इसलिए क्या नाम देते हैं इसको? डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है, इस हालत में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के इर्तिकाज मुस्तकिल हो जाते हैं, मतलब कि हमारे पास उस पॉइंट पे जितने रिएक्टेंट्स होते हैं उतने ही प्रोडक्ट्स हमारे पास आ जाते हैं। ठीक है, तो इस सारे पैसेज में आपके पास डेफिनेशन है केमिकल इक्विलिब्रियम की,
कि जहाँ पे जितने रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन होकर जितने मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट्स के प्रोडक्ट्स दे रहे होंगे उतने ही प्रोडक्ट्स के मॉलिक्यूल्स आपको रिएक्टेंट्स दे रहे होंगे। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक केमिकल इक्विलिब्रियम किया। आगे कहते हैं रिएक्शन रुकता नहीं है, ये बंद नहीं हो जाता, बल्कि हमारे पास सिर्फ ये हो रहा होता है कि जितना रिएक्शन फॉरवर्ड सिमत में चल रहा होता है उतना रिवर्स सिमत में भी चल रहा होता है। तो हम कहते हैं ये बराबर चल रहा होता है, इसलिए हम लोग कहते हैं ये डायनामिक है, मतलब रिएक्शन चल रहा है, ये रुका हुआ नहीं है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये डायनामिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन आ जाएगी। ठीक है, ये मैंने डेफिनेशंस हाईलाइट भी कर दी है केमिकल इक्विलिब्रियम के और डायनामिक इक्विलिब्रियम के। आगे देखते हैं इसका रिमेनिंग पार्ट इस टॉपिक का। कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन जो है डायनामिक इक्विलिब्रियम की हालत में आने के लिए कितना वक्त लेगा, मतलब कितनी देर में कितना टाइम लगेगा कि एक रिएक्शन चल रहा है, और उस टाइम पे कितना लगेगा कि जब जितने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स दे रहे होंगे उतने ही प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स दे रहे हों। इसका इन्हिसार दो चीज़ों पे होता है। एक तो ये होता है कि वो रिएक्शन है किस किस्म का, मतलब किन चीज़ों के दरमियान रिएक्शन करवा रहे हैं, कौन से रिएक्टेंट्स ले रहे हैं, और दूसरा ये होता है कि आप कंडीशंस क्या ले रहे हैं, मतलब टेम्परेचर आपको कितना देना पड़ रहा है, प्रेशर कितना देना पड़ रहा है। अगर कोई कैटालिस्ट मतलब होता है ऐसी चीज़ होती है जो रिएक्शन को तेज करवाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो कोई कैटालिस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है कि कोई भी रिएक्शन जो है रिवर्सिबल रिएक्शन वो कितनी जल्दी डायनामिक इक्विलिब्रियम की हालत में आएगा। डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब है कि आपने एक रिएक्शन स्टार्ट करवाया, कितनी देर में वो ऐसी हालत में आ जाएगा कि जितने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में जा रहे होंगे उतने ही प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में आना शुरू हो जाए। तो कहते हैं इसका इन्हिसार दो बातों पे है, या तो वो रिएक्शन हो किसके दरमियान रहा है, उन रिएक्शन के रिएक्टेंट्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, दूसरा कंडीशंस पे डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, तो इन दो चीज़ों के ऊपर होगा कि कुछ रिएक्शंस का डायनामिक इक्विलिब्रियम जल्दी अटेन आ जाती है, हालत अटेन हो जाती है, और कुछ बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। आगे वो डायनामिक इक्विलिब्रियम को दोबारा से बता रहे हैं कि हमारे पास वो हालत होती है जिसमें जितने रिएक्टेंट्स हमारे पास प्रोडक्ट्स में चल रहे होते हैं, बदल रहे होते हैं, उतने ही प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में हमारे पास आ रहे होते हैं। मतलब वो हालत होती है कि जहाँ पे फॉरवर्ड सिमत में जितना रिएक्शन हो रहा होता है रिवर्स में भी उतना ही रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन बराबर होता है। ठीक है, कहते हैं ये फौरी तौर पे एक जैसे नहीं होते बल्कि कुछ टाइम लगता है। जैसे यहाँ पे देखिए बच्चे स्टार्टिंग में तो सिर्फ मेरे पास रिएक्टेंट्स थे ना, सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट था, तो आपने इसको पहले गर्म करवाया तो पहले तो ये ऐसा ऐसा प्रोडक्ट्स देगा, सिर्फ और सिर्फ ये आगे की सिमत में जाएगा। लेकिन एक दफा जब प्रोडक्ट मिल जाएगा आपके पास काफी हद तक, फिर वो प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में दोबारा आना शुरू होंगे। तो शुरू में एकदम से नहीं हो जाता, पहले वो सिर्फ आगे की सिमत में चलता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन चल रहा होता है, मतलब सिर्फ प्रोडक्ट्स आ रहे होते हैं। लेकिन जब आपके पास कुछ हद तक प्रोडक्ट आ जाते हैं फिर वो रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। कहते हैं ये फौरी तौर पे अमल नहीं हो रहा होता है बल्कि कुछ टाइम लगता है इसको, और कुछ में तो बहुत ज्यादा रिएक्शन का जो रेट है वो कम होता है, मतलब कुछ में तो ये काम बहुत स्लो हो रहा होता है, मतलब बहुत टाइम लग रहा होता है पहले रिएक्टेंट से कुछ प्रोडक्ट्स लेने में। बाद में ये सारा काम स्टार्ट होगा कि प्रोडक्ट्स जो है वो रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इस हालत को पहुंचने के लिए कुछ में टाइम बहुत ज्यादा लग रहा होता है। कहते हैं हमारे पास कुछ में तो इतना ज्यादा लग रहा होता है कि सालों लग जाते हैं हमारे पास। लेकिन कुछ में क्या होता है कि जैसे आप अमोनिया गैस की कंसीडर कर लें कि अमोनिया गैस जो है वो टूट के आपको पास हाइड्रोजन और नाइट्रोजन दे रही है। कहते हैं अगर आपको टेम्परेचर उसको बहुत ज़्यादा दे दे, 400 डिग्री सेल्सियस उसको टेम्परेचर दे दे, और साथ में उसमें कैटालिस्ट भी ऐड कर दे, तो उसको कुछ टाइम लगेगा, मतलब कुछ मिनट्स लगेंगे आपको इक्विलिब्रियम देने के लिए। इस टॉपिक के स्टार्ट में, चैप्टर के स्टार्ट में हमने ये एक एग्जाम्पल पढ़ी थी, उसमें ये देखें जिसमें हमने कहा था कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस मिलके आपके पास अमोनिया दे रहा हो। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है कि अगर ये दोनों मिलेंगे तो आपके पास अमोनिया आएगा, लेकिन जब अमोनिया आपके पास ऑब्टेन होना आना शुरू हो जाता है कुछ टाइम बाद अमोनिया टूट के आपके पास दोबारा हाइड्रोजन और नाइट्रोजन देना शुरू कर देता है। तो एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये आगे की फॉरवर्ड तरफ भी चल रहा है और ये रिवर्स में भी चल रहा है, मतलब पीछे की तरफ वापस भी आ रहा है। हाइड्रोजन नाइट्रोजन मिलके अमोनिया भी दे रहा है, अमोनिया टूट के ये भी दे रहा है। लेकिन ये देखिए रिएक्शन के लिए आप उसको टेम्परेचर कितना दे रहे हो, 400 डिग्री सेल्सियस दे रहे हो, उसका प्रेशर भी बहुत ज्यादा दे रहे हो 200 एटमॉस्फेयर, और साथ में आप एक कैटालिस्ट भी इस्तेमाल कर रहे हो आयरन। कहते हैं अगर ये मैं सारी चीजें, कैटालिस्ट बच्चे उसको बोलते हैं जो सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन को तेज करवा रहा होता है। कहते हैं अगर मैं ये सारी चीजें इस्तेमाल करूंगी तो ये जो हमारे पास रिएक्शन हो रहा है ना कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलके अमोनिया दे रहा है, अमोनिया डीकम्पोज टूट फूट के आपके पास 12 हाइड्रोजन नाइट्रोजन दे रहा है, तो ये मिनटों के अंदर ये स्टैब्लिश हो जाएगा कि स्टार्टिंग में तो सिर्फ ये दोनों कंबाइन होकर अमोनिया दे रहे थे,
अमोनिया आता गया, बाद में अमोनिया ने क्या करना शुरू किया, ब्रेक डाउन होकर डीकम्पोज होकर ये दोबारा देना शुरू कर दिया। तो एक टाइम ऐसा आएगा जिसमें जितने ये दोनों कंबाइन होकर अमोनिया देंगे उतना ही अमोनिया टूट के ये वापस दे देगा। तो हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम ऑब्टेन करने में ये कुछ मिनट्स लेता है, चंद मिनट्स लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात करें इसको चंद मिनट्स लगेंगे। कहते हैं इसके अलावा एक और रिएक्शन ले लें जिसमें आपके पास पानी है, आप इसको गर्म करते हो, इलेक्ट्रिक करंट गुजार दे, तो ये हार्ड या इलेक्ट्रिक करंट गुजार दें, ये इसको गर्म करते हैं। फिलहाल तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट गुजार रहे हैं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी उसमें से बाहर सोन करवा रहे हैं। तो कहते हैं ये आपके पास हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो रहा है। कहते हैं ये हमारे पास ये भी रिवर्सिबल है, क्या पानी कन्वर्ट हो रहा है हाइड्रोजन गैस में ऑक्सीजन में जब आपने करंट गुजारी है उसमें से, ये दोनों कंबाइन होकर वापस आपको पानी भी दे देंगे। तो ये आगे की तरफ भी जा रहा है, फॉरवर्ड में भी और रिवर्स में भी। कहते हैं ये जो डायनामिक इक्विलिब्रियम अटेन करेगा, मतलब वो हालत के जब जितना पानी के मॉलिक्यूल्स टूट के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहे होंगे उतने ये दोनों कंबाइन होकर पानी दे रहे होंगे, वो हालत ये कुछ सेकेंड्स में 4 से 5 सेकेंड में हालत ऑब्टेन कर लेता है। इस पूरे टॉपिक को 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। सबसे पहले केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, फिर उसको डायनामिक इक्विलिब्रियम क्यों कहते हैं, तीसरा कोई सा भी रिवर्सिबल रिएक्शन है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम कितने वक्त में हासिल करता है, वो 2 चीजों पर डिपेंड कर रहा होता है कि आपके पास वो रिएक्शन किन के दरमियान हो रहा है और आप उसमें कौन कौन सी कंडीशंस ले रहे हैं, टेम्परेचर कितना दे रहे हैं, प्रेशर कितना दे रहे हैं। तो उसकी एग्जांपल ये बता दीजिएगा कि फॉर एग्जांपल आप अमोनिया की एग्जांपल लेंगे तो वो कुछ मिनट्स लेगा। अगर आप पानी की एग्जांपल लेंगे कि वो ब्रेक डाउन होकर आप उसमें से करंट गुजार रहे हो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये कुछ सेकंड लेगा, 4 से 5 सेकंड लेगा। तो ये एक एग्जांपल्स है। तो एज अ होल तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आप करेंगे। अब देखते हैं एक्सरसाइज में से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन कौन से बन रहे हैं। पहले शॉर्ट क्वेश्चन है, कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम और स्टैटिक इक्विलिब्रियम में फर्क बताएं। डायनामिक का मैंने आपको ये बता दिया कि रिएक्शन चल रहा है, वो रिएक्शन स्टॉप नहीं होता, वो रुक नहीं जाता, बल्कि रिएक्शन हो रहा होता है, रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट्स दे रहे होते हैं और प्रोडक्ट्स मिलकर रिएक्टेंट्स दे रहे होते हैं। लेकिन ओवरऑल फर्क नहीं पड़ रहा होता कि जितने रिएक्टेंट्स आपको प्रोडक्ट्स देंगे, प्रोडक्ट्स उतने ही कन्वर्ट होकर दोबारा रिएक्टेंट्स में आ जाएंगे। स्टैटिक का मतलब होता है रुक जाना, कि अगर कहीं भी कोई चीज बिल्कुल रुकी हुई हो, चाहे जितनी मर्जी उसके ऊपर फोर्सेस लग रही हो, तो वो हमारे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है। ये इसका प्रॉपर आंसर है वही कि कोई रिएक्शन रुके ना, सिर्फ ये है कि जितने उसके फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो चल रहा है, मतलब जितने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स दे रहे हैं उतने ही प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स देना शुरू हो जाए, तो हम कहते हैं ये डायनामिक इक्विलिब्रियम में चल रहा है लेकिन ओवरऑल कोई असर नहीं पड़ रहा। तो फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शंस के रेट एक दूसरे के बराबर हो लेकिन मुखालिफ सिग्नल पे, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स दे रहे हो, प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स दे रहे हो। स्टैटिक का मतलब क्या है, क्या जब कोई रिएक्शन रुक जाता है तो उसको हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कह देते हैं। कहते हैं ये ज्यादातर तबई मज़ाहिर में, तबाही का मतलब होता है, तबई का मतलब होता है जो हमें नजर आ रहे होते हैं। कहते हैं फॉर एग्जाम्पल आप फिजिक्स में बहुत मोस्ट कॉमनली पढ़ते हैं कि आपके पास एक टेबल है, उसके ऊपर एक चेयर है, सॉरी टेबल के ऊपर एक बुक है। अब बुक के ऊपर फोर्सेस तो लग रही है, इसकी वेट फोर्स नीचे की तरफ है और जो टेबल इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगा रहा है। फोर्सेस तो लग रही हैं लेकिन ये रुका हुआ है, ये बुक जो है वो टेबल पे पड़ी हुई है, मूव नहीं कर रही। तो हम कहते हैं वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। हमने उसमें भी स्टैटिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन पढ़ी थी फिजिक्स में भी। ठीक है, तो आपके पास वो रुक जाए, आगे ना बढ़े, रुकी हुई चीज को आप स्टैटिक इक्विलिब्रियम में कहते हैं, चाहे उसके ऊपर फोर्सेस लग रही हो। ठीक है, आगे कहते हैं दरअसल रिवर्सिबल रिएक्शन पर टेम्परेचर बढ़ाने के साथ बच्चे आपके पास ये पानी का मॉलिक्यूल है, कहते हैं इसका टेम्परेचर बढ़ा रही है लिक्विड फॉर्म में, आई का मतलब है लिक्विड फॉर्म में। कहते हैं फॉर एग्जाम्पल बच्चे मैं इसको पानी को गर्म करूंगी तो ये वेपराइज हो जाएगा, इसके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, एनर्जी मिलेगी ना मॉलिक्यूल्स को, हाइड्रोजन लैदा हो जाएंगे, ऑक्सीजन लैदा हो जाएंगे, तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। ठीक है, ये मुझे वैसे ही पता चल रहा है कि अगर लिक्विड है उसको टेम्परेचर दे देंगे तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जल्दी जल्दी कन्वर्ट हो रहा होगा, मतलब ये गैशियस स्टेट में, ये वेपर स्टेट में आ रहे हैं। ठीक है, आप उसको अगर टेम्परेचर ज्यादा कर देते हो। इसके अलावा इस टॉपिक के अंदर ही आपको एक मशक दी गई है, कहते हैं इस दुनिया में पानी के 3 हालतों के दरमियान जो डायनामिक इक्विलिब्रियम है इसकी वजाहत है, कि आपके पास पानी की 3 हालतें हैं, उनके दरमियान डायनामिक इक्विलिब्रियम बता। 3 हालतें हमें पता है, ठोस, माया और गैस होते हैं। मतलब अगर पानी की बात करें तो उसमें सॉलिड आ जाएगी, ठोस आ जाएगी, लिक्विड आ जाएगी और वेपर्स आ जाएंगे। सबसे पहले तो वो कहते हैं अगर आप पानी जो है उसको ले लेते हो नॉर्मल हालत में, उसको लिक्विड फॉर्म में ले लेते हो, उसको गर्म करते हो,
तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे यही बात करें कि आपने उसकी जो इक्विलिब्रियम है वो तीनों हालतों में देखी जा सकती है, बर्फ, माया और पानी के दरमियान। सबसे पहले जो देखते हैं, अगर आप माया लिक्विड में और उसकी कह लें कि वेपर्स में देखते हो, मतलब माया और भाप में देखते हो कि आप एक पानी लो किसी गर्म बर्तन, किसी बर्तन में, उसको गर्म करवाना शुरू कर दो। गर्म करवाओगे तो वो वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि वेपर्स जो है वो ठंडे होकर खुद ब खुद दोबारा से लिक्विड में आना शुरू हो जाएंगे, माया हालत में पड़ेंगे। कहते हैं एक टाइम ऐसा आता है जितने आपके पास वो वेपर्स में बदल रहे होते हैं, उतने ही वेपर्स दोबारा से आपके पास जो है वो लिक्विड में आ रहे होते हैं। तो हम कहते हैं वो डायनामिक इक्विलिब्रियम हो जाता है, हमें मजमूई तौर पर पानी की मिकदार में कोई खास फर्क नजर नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, उसने एक कंटेनर है, इसमें पानी के मॉलिक्यूल्स लिए हुए हैं, आप इसको क्या करते हो, हीट एनर्जी देते हो, गर्म करवाते हो। तो ये देखिए ये सारे के सारे जो है ना, ये ऊपर की तरफ एरो का मतलब है ये ऊपर जा रहे हैं सारे, इसमें बुखारात या वेपर्स बन के ऊपर जाके इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। आपने इसको गर्म करवाया तो ऊपर जाना शुरू हो गया, लेकिन जैसे ये ऊपर जाते हैं कुछ टाइम बाद कुछ जो मॉलिक्यूल्स है ना वो ठंडे होकर खुद ब खुद नीचे आना शुरू हो जाते हैं। ये देखिए ऊपर जाने का ज्यादा मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, लेकिन जो ठंडे हो रहे हैं वो एक दो नीचे भी आ रहे हैं। कहते एक पॉइंट ऐसा आता है कि जहाँ पे जितने ऊपर मॉलिक्यूल्स आपके पास वेपर्स बन के जा रहे होते हैं, उतने ही वेपर्स कुछ टाइम बाद ठंडे होके दोबारा से लिक्विड फॉर्म में नीचे आ रहे होते हैं। तो वो हालत जहाँ पे जितने मॉलिक्यूल्स वेपर्स में बुखारात में तब बदलेंगे, उतने ही वेपर्स ठंडे होके नीचे, कंडेंस होने का मतलब है ठंडे होके खुद ब खुद नीचे आ रहे होंगे। उस हालत को हम कहेंगे कि वो हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम है। ओवरऑल फर्क नहीं फिर कोई पड़ रहा होता इस पानी के मिकदार में। इसी तरह से कहते हैं आप ठोस और माया में भी देख सकते हैं कि आप बर्फ को मेल्ट करवाना शुरू कर दो, जो पानी मेल्ट हुआ हुआ है उसको दोबारा से बर्फ में फ्रीज करवा लो। ठीक है, तो ये बार बार उस हालत को आगे पीछे बदला जा सकता है कि वो बर्फ से पानी में मेल्ट करवाया जा सकता है, पानी से बर्फ में दोबारा से चेंज हो सकता है। आगे आपके पास इसी में एक्सरसाइज में वो पूछ रहा है कि एक आपके पास डाई नाइट्रोजन टेट्रा, डाई का मतलब है दो, आपके पास नाइट्रोजन है, टेट्रा मीन चार ऑक्सीजन है। ठीक है, डाई नाइट्रोजन दो नाइट्रोजन और टेट्रा ऑक्साइड मतलब चार ऑक्सीजन जो है वो कहते हैं स्टार्टिंग में तो ये एक बेरंग गैस है। आप उसको क्या करते हो, गर्म करवाना शुरू करते हो 100 डिग्री सेल्सियस पर। जैसे जैसे गर्म करवाते जाते हो उसका ब्राउन कलर जो है वो आना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो NO2 में कन्वर्ट होती जाती है, इसका कलर ब्राउन होता है। कहते हैं अगर आप इसको एक बंद बर्तन में गर्म करवाएंगे 100 डिग्री सेल्सियस पर तो इसका रंग कैसे बदलेगा। स्टार्टिंग में ये बेरंग होता है, बाद में ये इसका ब्राउन कलर आना शुरू हो जाता है। तो कहते हैं अगर आप इसको बंद फ्लास्क में किसी बर्तन में बंद करके गर्म करेंगे, पहले तो ये हल्का ब्राउन होता है, लेकिन जैसे जैसे आप इसका टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो ये डार्क ब्राउन में कन्वर्ट होता जाएगा। ठीक है, तो इसका अगर आंसर देखें तो वो गहरा ब्राउन होता जाता है। यहाँ पे यही बात कर रहा है कि अगर आप इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करना शुरू करोगे, जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, एंडोथर्मिक का मतलब है वो टेम्परेचर हीट एनर्जी डिजर्व करता जाएगा। एंडो का मतलब होता है एंटर होना, थर्म मीन हीट एनर्जी का, तो वो हीट एनर्जी को जज़ब करता जाएगा, जिसकी वजह से आपके पास वो जो गैस का बेरंग कलर था वो ऐसा ऐसा बुरा होता जाएगा, और उतना ज्यादा वो बुरा ज्यादा होता जाएगा, मतलब ज्यादा ब्राउन कलर में होता जाएगा। कि जैसे जैसे NO2 की मिकदार ज्यादा होती जाएगी, कि इसका कलर ब्राउन होता है, जैसे जैसे वो इसमें कन्वर्ट होता जाएगा उतना उसका ब्राउन कलर ज्यादा आता जाएगा। ठीक है, तो ये टॉपिक था ओवरऑल, इसके अंदर ये इसके अंदर मशक गिवन थी। ये जस्ट आपकी दिलचस्प इंफॉर्मेशन है, मालूमात है, और इसका यहाँ पे कुछ नहीं है, कि एक नॉलेज के लिए कि सुबह सिंध के थाल के मकाम पर, मतलब जो सहराई इलाका है, कहते हैं वहाँ पे कोयला जो है वो बहुत ज्यादा मिकदार में मौजूद है। ये जस्ट इन्फॉर्मेशन है जिसको आपने इस टॉपिक के साथ रिलेट नहीं करवाना। ठीक है, कहते हैं ये जो कोयला हमारे पास बहुत ज्यादा मिकदार में मौजूद है, इससे पानी बिजली भी बनाई जा सकती है। आप बिजली कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। कहते हैं वो कहते हैं कोयले का स्टीम के साथ, मतलब पानी है उसको बुखारात के फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ वेपर्स की फॉर्म में, उसके साथ उसको स्टीम बोलते हैं। स्टीम का मतलब होता है पानी को वेपर्स में कन्वर्ट करवाना या बुखारात की फॉर्म में कन्वर्ट करवाया। कहते हैं आप क्या करते हो, उसको कोयले के साथ, कोयला मतलब होता है बच्चे ये कार्बन की एक शक्ल थी, हमने कार्बन की शक्लें पढ़ी थी, कोयला पढ़ा था, डायमंड पढ़ा था, तो ग्रेफाइट पढ़ा था। कहते हैं ये क्या करता है, कार्बन या कोयला के साथ रिएक्ट करता है, तो आपको कार्बन मोनो, मोनो का मतलब होता है एक, ऑक्साइड मतलब एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड देता है और साथ में हाइड्रोजन दे रहा होता है। कहते हैं ये जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास ये आगे भी रिएक्शन करेंगे। ठीक है,
ये आगे मजीद रिएक्शन करते हैं, ये आपस में रिएक्शन करके आपको मीथेन गैस दे देते हैं, साथ में वाटर मॉलिक्यूल दे देते हैं। लेकिन ये जो प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं ना, ये रिवर्सिबल होते हैं। मतलब मीथेन गैस पानी के साथ मिलकर दोबारा से आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड और आपके पास हाइड्रोजन गैस दे देगी। तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये मीथेन गैस बच्चे जो आप लोग अपने घरों में बिजली वो इस्तेमाल करते हो ना चूल्हे के लिए, गैस जलाने के लिए, ये वो गैस होती है मीथेन गैस। तो आप इसको बिजली बनाने के अलावा एनर्जी हासिल करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, कि आप उससे क्या ले रहे हो, मीथेन गैस जो आप अपने घरों में सुई गैस या हम उसको कह लेते हैं गैस चूल्हे जलाते हैं ना, उसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे जस्ट एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि कार्बन से आप मीथेन गैस कैसे ले रहे हो, कि पहले आप कार्बन से जब उसको स्टीम के साथ कह लें रिएक्शन करवाते हो, पहले कार्बन मोनोऑक्साइड आ रही होती है और हाइड्रोजन आ रही होती है। जब इन दोनों को रिएक्शन करवाते हो किसी कैटालिस्ट की मौजूदगी में, तो ये आपके पास मीथेन गैस और पानी के मॉलिक्यूल दे रहे होते हैं। अगर ये मीथेन गैस और पानी के मॉलिक्यूल दोबारा से कंबाइन होंगे तो ये वापस भी जा सकते हैं। तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन आगे दे रहा होता है जाके, जिसके नतीजे में आपके पास क्या बन रही होती है, मीथेन गैस। तो ये एक जस्ट इंफॉर्मेशन है और कुछ नहीं है। आपने इस टॉपिक को डायनामिक इक्विलिब्रियम को एज अ लॉन्ग क्वेश्चन तो पूरा तैयार करना है, लेकिन इसमें मुझे छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन है, जैसे इक्विलिब्रियम क्या इक्विलिब्रियम क्या होता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम क्यों बोलते हैं उसको, और डायनामिक इक्विलिब्रियम हासिल करने के लिए कितना वक्त लगता है, किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। कोई एक एग्जाम्पल ले दें तो ये एग्जाम्पल है। इसके अलावा इससे रिलेटेड एक्सरसाइज में जो शॉर्ट क्वेश्चंस बन रहे थे वो भी हमने देखे। इस टॉपिक के अंदर ये जो शॉर्ट क्वेश्चन मशक दी है ये भी हमने देखी। स्टिल कोई बच्चे पॉइंट पूछना हुआ तो मेरे से कमेंट सेक्शन पूछ लीजिएगा। ओके।